स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का जो रनिंग टॉपिक है संबंध और फलन लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर को लेक्चर 3 के नाम से जानेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है, तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। इसमें जो पहली परिभाषा है वो है प्रतिलोम संबंध। संबंध की जो परिभाषा थी उसको आप लोग जान चुके हो। संबंध, उसके बाद उसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये सब आप लोग जान चुके हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन में ये सब परिभाषा में इसमें ये कह रहा है कि यदि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर R ए क्रॉस के बी का एक सबसेट है तथा R इक्वल टू, अब जो R मतलब कि संबंध एक है, तो इसमें ये ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, तो ये इस टाइप से है। तो संबंध आर का प्रतिलोम फलन आर इनवर्स या इसको हम ये कहेंगे संबंध आर का प्रतिलोम संबंध। ये संबंध आर का प्रतिलोम संबंध हो गया। तो अब इसमें ये आर इनवर्स हो गया। आर इनवर्स जो आपका होगा, ये ए और बी के जो इनके फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है पेयर में वो उलट देते हैं इसको, मतलब ये बी ए हो जाएगा। इस आर में अगर ए बी है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो बी ए के फॉर्म में होंगे और ए इज एलिमेंट ऑफ ए ही रहेगा तथा बी इज एलिमेंट ऑफ बी ही रहेगा। मतलब कि अगर कोई भी अवयव कोई भी संबंध है, उस संबंध में जो भी उसका ऑर्डर के पेयर है, उसके अगर जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को अगर हमने उलट दिया, पहले की जगह दूसरा आ गया और दूसरे की जगह के पहला आ गया, तो इससे जो भी एक सेट बनेगा तो वो आपका क्या दिखाएगा, प्रतिलोम संबंध को। और इसको हम आर इनवर्स या आर टू द पावर -1 से इस टाइप से इसको हम दिखाते हैं। ये इनवर्स का ही सिंबल है, तो इसको हम बी ए सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए तथा बी इज एलिमेंट ऑफ बी, इस टाइप से इसको हम शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के लिया गया है कि जैसे आर इक्वल टू ए बी है सच दैट ए इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी और ए बी एलिमेंट ऑफ ए तथा ए इक्वल टू, अब ए जो है वो 1 2 3 4 का एलिमेंट है। अब यहाँ पर पहले तो हम इसका आर निकालेंगे। तो आर में ये कह रहा है ये जो ए हो इस बी के इक्वल हो या इससे ये बड़ा हो। तो इसका मतलब अगर इसको हम लें तो 1 और ये 1 ये दोनों इक्वल तो हो ही सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये कंडीशन तो इसमें आ सकती है। उसके बाद और भी जो कंडीशन इसमें आएगी वो ये है कि ए इस बी से बड़ा हो। तो इसका मतलब 2 1 आ सकता है, 3 1 3 2 आ सकता है, फिर 4 1 4 2 और 4 3 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट आएगा वो 1 1 आ जाएगा, क्योंकि ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं और ए जो होगा वो इस बी से बड़ा होना चाहिए। तो 1 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 1 आ जाएगा। अब 2 2 2 हो जाएगा, इसमें 2 3 हो नहीं सकता क्योंकि 2 फिर छोटा हो जाएगा 3 से, 2 4 नहीं हो सकता। फिर अब आते हैं 3, तो 3 1, फिर 3 2। अब इन सब में जो पहला है वो के दूसरे से ग्रेटर है 3 2, और चूंकि इक्वल भी है तो 3 3 भी आ जाएगा इसमें, और 3 4 के नहीं आ सकता क्योंकि 3 इस 4 से छोटा है। तो
फिर आते हैं 4, तो 4 1 4 2 4 3 और इसमें ये पूरा आ जाएगा 4 4 भी आ जाएगा। तो इससे ये आपका ये R बन गया। ये एक रिलेशन दिया गया था और ये इसके हिसाब से ये इसका R ये बन गया। अब अगर इसी का हमें इन्वर्स निकालना है, इसी का अगर प्रतिलोम, तो R इस इन्वर्स इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट है उसको इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट की जगह सेकंड। तो इसका मतलब इसको अगर 1 1 को उल्टेंगे तो 1 1 ही आएगा, ये 1 2 हो जाएगा ये 2 2 2 2 ही रहेगा, 3 1 आपका 1 3 हो जाएगा, 3 2 2 3 हो जाएगा, 3 3 3 3 ही रहेगा 4 1 1 4 हो जाएगा, 4 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 3 4 हो जाएगा, 4 4 तो 4 4 ही रहेगा। तो ये आपका R इन्वर्स ऐसे इस चीज़ ऐसे हम इसको यहाँ पर निकालते। तो ये चीज़ इन्वर्स या प्रतिलोम संबंध, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आगे आते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में हम अगर के देखें, यहाँ पे जो पहला है ये दिया गया है कि रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में ये कह रहा है कि समुच्चय ए पर एक समुच्चय ए है, इस पर एक रिलेशन परिभाषित है। तो अगर ए पर परिभाषित का मतलब कि वो ए क्रॉस ए निकलेगा इसमें। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। अर्थात R इक्वल टू, अगर इसमें कोई भी आपका रिक्त समुच्चय आ जाए, ये इस टाइप से, और रिक्त समुच्चय, तो इस ए क्रॉस ए का सबसेट तो हो गई, तो इसका के सबसेट तो होगा। तो जब ये फाई इसका सबसेट है तो ये एक संबंध है, इसीलिए इसको हम R से दिखा रहे हैं। तो जब ये R हो गया, लेकिन इसमें कोई भी अवयव के नहीं है, तो इसलिए ये जो R है या ये जो संबंध है ये रिक्त संबंध कहलाएगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम लें, परिभाषित अगर इसको करना है, तो अब इसमें एक एग्जाम्पल इसमें लिया गया ए इक्वल टू 1 2 3 4 और इसमें ये कह रहा है कि ए बी और ए माइनस बी इक्वल टू 4 तथा ए बी आपका एलिमेंट ऑफ ए। तो अब अगर इसमें R दिखाएं हम, यहाँ पर R में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आप अगर के देखो तो ये A है, ये B है, जो कुछ हमें ए बी के रखना है इसी ए से रखना है। तो जब इसी ए से हमें के रखना है, तो अगर हमने के 1 लिया तो 1 -1 के 0 4 के इक्वल के नहीं हो सकता। 1 2 अगर ले लेंगे बी की वैल्यू, तो 1 -2 -1 आएगा, फिर 1 -3 -2 आएगा, 1 -4 -3 आएगा, जो कि 4 के इक्वल के नहीं आ रहा। फिर अगर ऐसे ही 2 ले लें हम, तो 2 -1 1 आएगा, 2 -2 0 आएगा, 2 -3 -1 आएगा, 2 -4 -2 आएगा, जो कि 4 के इक्वल के नहीं आ रहा। फिर 3 लें, 3 -1 2 3 -2 1 3 -3 0 4 -3 1। फिर ऐसी 4 लेंगे तो 4 -1 3 4 -2 2 4 -3 1 4 -4 0। मतलब इन सारे को हमने ए और बी से कंपेयर कर लिया, इसको चेक कर लिया। ऐसी कोई भी कंडीशन इसमें नहीं आ रही है कि जिस कंडीशन में a माइनस बी इस 4 के इक्वल आए। तो जब ये इस 4 के इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका आएगा तो उसमें क्या आएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा रिक्त समुच्चय। अगर इसी चीज़ को हमको अगर के लिखना है, तो चूंकि ए बी
के किसी भी मान के लिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 4, 4 के इक्वल नहीं आ रहा। तो जब ये कि 4 के इक्वल कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब, इसलिए जो रिलेशन आपका होगा आर में कोई अवयव नहीं होगा। जब आर में कोई अवयव के नहीं होगा तो इसलिए इस आर को हम आर इस ये एम्प्टी सेट या ये फाई या इसलिए आर जो है आपका, अतः आर रिक्त संबंध। ठीक, तो ये समझ गए। दूसरा आते हैं इसमें सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इस चीज़ को हम के देखें, इसमें ये कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब इस कंडीशन में कि ए का प्रत्येक अवयव ए के ही प्रत्येक अवयव या सभी अवयव से संबंधित हो। इसका मतलब कि अगर एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम के समझें, तो ये a इक्वल टू इसमें दिया है 1 2, तो इसका अगर a क्रॉस a निकालें तो a क्रॉस a हमने यहाँ पे के निकाला, तो इसमें 1 1 1 2 2 1 2 2 ये a क्रॉस a आ जाएगा। मतलब a के साथ कार्तीय गुणन, तो ये आ गया। अब एक संबंध हमने R लिया कि इसमें भी यही सारे अवयव हैं, तो इसमें तो आपका क्या होगा, R A क्रॉस A का सबसेट हुआ तथा R इक्वल टू A क्रॉस A भी हो गया। मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके इक्वल भी हैं ये दोनों। तो इसका मतलब अतः R सार्वत्रिक संबंध है। तो R तो हो गया ये सार्वत्रिक संबंध। अब आते हैं अगली कंडीशन। अगली जो कंडीशन है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेके जो 3 कंडीशन यहाँ पर हैं वो आपको, उनको हम कहते हैं समतुल्य। एक होता है स्वतुल्य, एक होता है समतुल्य या इक्विवेलेंस। तो पहले इसकी जो कंडीशन है वो है स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव संबंध। ये संबंध के इम्पॉर्टेंट कुछ प्रकार हैं। स्वतुल्य संबंध का मतलब कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध है, लेकिन कब, यदि प्रत्येक A इज एलिमेंट ऑफ A के लिए A इज एलिमेंट ऑफ R हो। इसका मतलब कि R एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें A के जो भी अवयव उसका उसी के साथ संबंध हो। जैसे अगर के 1 हो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे हो जाए। अगर के मान लीजिए एक सेट हमने के ले लिया A, इसमें है A B और C, तो एक संबंध, एक ऐसा के संबंध हम लें इसमें कि जिसमें एक इसके जितने भी हैं उनका सबके साथ होना चाहिए, उसी के साथ। मतलब A B B C C, और भी जो दूसरे हैं वो चाहे हो या ना हो, लेकिन इसका इसी के साथ। अगर इसमें
ये डी भी होता तो इसमें कि डी डी भी होना चाहिए, तभी इसको हम कह सकते हैं कि आर ए पर स्वतुल्य है। लेकिन अगर इसमें कुछ, अगर ये ए मान लीजिए कि नहीं होता, इसमें बी बी और सी सी होता, तो ये ए बी सी पर है इसके एलिमेंट, तो ये सारे एलिमेंट को ये फॉलो के नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि आर ए पर स्वतुल्य नहीं है। तो आगे इस चीज़ को हम यहाँ देखें, सममित या सिमेट्रिक संबंध। तो इसमें यह कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि समस्त a1 a2 इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, मतलब a1 और a2 यहाँ जो भी आपके अवयव हैं वो ए के होने चाहिए, इसके लिए a1, a2 इज एलिमेंट ऑफ आर से a2, a1 इज एलिमेंट ऑफ आर प्राप्त हो। इसमें जो है कहने का मतलब यह है कि अगर उसमें a1 a2 है तो उसमें a2 a1 भी होना चाहिए, मतलब उसका रिवर्स। और इस चीज़ को हम a1 रिलेशन a2 अगर है तो उसमें a2 रिलेशन या के संबंध a1 हो, तो जहाँ पे a1 और a2 ए के रिलेशन ए के अवयव हैं। तो अब एक एग्जांपल हमने के लिया, यहाँ पर ए है, ए में है 1 2 3। तो अब अगर इसमें एक रिलेशन हमने के ले लिया आर, तो अगर रिलेशन आर को हमें अगर सममित संबंध में हो तो 1 2 लिया हमने, तो अगर कि 1 2 है तो इसमें 2 1 भी चाहिए, लेकिन इसी पर हो डिफाइन। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ऐसी 2 3 अगर हो तो 3 2 भी होना चाहिए। तो ये जो है आर, संबंध आर ए पर सममित है या सममित संबंध है, तो इसको हम कह सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम अगर लें R1 इक्वल टू, अब इसमें आपका है 2 3 1 2 2 1। तो अब अगर इस चीज़ को हम देखें, इसमें 2 3 है लेकिन 3 2 इसमें कि नहीं है, लेकिन 1 2 है और 2 1 है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो इसमें उपस्थित कि नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 3 2 इस आर का अवयव नहीं है। तो जबकि नहीं है तो अतः R1 ए पर सममित संबंध नहीं है। तो ये आपका हो गया सममित संबंध। एक लास्ट इसमें और भी है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अब इसमें संक्रामक या ट्रांजिटिव संबंध, तो अगर इस चीज़ को हम देखें, इसमें ये कह रहा है कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर अगर हो, तो इससे
हमें ए इज एलिमेंट ऑफ सी प्राप्त हो, मतलब अगर ए बी आर का अवयव है और कि बी सी भी आर का अवयव हो, तो ए और सी मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इससे जो भी के पेयर के बनेगा वो हमें के प्राप्त होना चाहिए। अगर वो के प्राप्त हो रहा है या उस रिलेशन या संबंध में है, तभी उसको हम संक्रामक या के ट्रांजिटिव संबंध कह सकते हैं। इसको इस टाइप से भी हम क्या दिखा सकते हैं कि ए संबंध बी तथा बी संबंध आर अगर है तो ए संबंध आर भी ये आवश्यक है, जहाँ ए बी और सी ए के अवयव हैं। तो अब इसके लिए भी एक एग्जांपल अगर ले लें हम, तो माना ए इक्वल टू, इसमें भी जो अवयव हैं 1 2 3 इतने ही, तो एक रिलेशन हमने लिया आर या R1, तो इसको हम क्या दिखाएं 1 2 2 3, तो 1 2 और 2 3 इसका अवयव है। तो इसमें अब एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि 1 3 भी होना चाहिए, ठीक। दूसरा अगर इसको हम ले 1 3 3 1, तो 1 3 3 1 है, तो इसका 1 1 भी हमें चाहिए। तो अब अगर इस चीज़ को हम देखें, अगर इसका इसके साथ ये कंपैरिजन होगा, हम अगर 1 2 को लें और 2 3 को लें, चूँकि इसका जो भी कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका फर्स्ट वाले का लास्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट, ये दोनों अगर सेम होते हैं तो ही इनका जो है संबंध स्थापित होता है। तो इसमें ये दोनों आपके होंगे और इससे एक के नया के पेयर के बन जाएगा 1 3, और 1 3 भी इसमें है। अब ऐसे ही इसमें 1 3 और 3 1 को लें तो ये 3 3 सेम है, इसीलिए अब जो कुछ आएगा 1 1, इसमें भी 1 1 भी इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब जो R1 है, R1 ए पर संक्रामक है या ए के लिए संक्रामक संबंध है। दूसरा, अगर इसी में हम कुछ चेंज अगर कर दें, मान लीजिए हमने एक संबंध R2 हमने ले लिया, ये 1 2 2 3 और 1 3 इसमें उपस्थित के नहीं है, 1 1 है इसके बदले। तो अब इस चीज़ को हमें भी दिखाना होगा कि चूँकि 1 1 2 एलिमेंट ऑफ आर तथा 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये आर का अवयव या R2 का अवयव नहीं। तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब R2 संक्रामक भी नहीं। अब ये R2 इसमें संक्रामक भी आपका नहीं हो गया। आगे समतुल्य संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। समतुल्य संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन में एक क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें यह कह रहा है कि यदि ए पर परिभाषित कोई संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो तो उसे ए पर समतुल्य संबंध कहते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी के संबंध है वो जिस सेट पर परिभाषित है, अगर उसके लिए वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक, ये तीनों हो, तब उसको हम कहेंगे कि वो उस सेट पर समतुल्य संबंध होगा। मतलब कि कोई भी अगर क्या संबंध है वो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये के तीनों है, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये था आज का
यहाँ तक। और अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।